अस्सलाम वालेकुम। आई एम मलिक जहांगीर मुमताज़ विद सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन एंड इथाइन। डियर स्टूडेंट्स, जो एटम की कम्बिनेशन है कि एटम कैसे आपस में मिलते हैं और कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं, ये केमिस्ट्री के अंदर एक इंतहाई अहम टॉपिक रहा है, जिसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन 1927 में हिटलर और लंदन ने दी अपनी एक थ्योरी के अंदर, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर क्या होता है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्बिटल्स कैन टेक प्लेस इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के ऑर्बिटल में मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेगा और मिलने पर वो पेयर अप हो जाएगा और यूँ वो एक स्टेबल बॉन्ड बना लेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सारे एटम्स के बारे में बहुत परफेक्टली बताती है और उनके एटम्स के कम्बिनेशन के बारे में, उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है, लेकिन यहाँ पर भी लिमिटेशन आ जाती है। ये कुछ एटम के कम्बिनेशन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकी। मिसाल के तौर पर कार्बन और बेरिलियम वगैरह। अब कार्बन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1s2, 2s2, 2px में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2py में एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2pz खाली होगा। अगर हम देखें तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको वीबीटी के मुताबिक कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। इसका मतलब है कि कार्बन डाईवैलेंट होना चाहिए, यानी कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। बट हम कार्बन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। अब स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, मीथेन का स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया गया है, जिसमें कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और 4 हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच किया हुआ है। तो इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी को, यानी कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत को एक्सप्लेन करती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन 1932 के अंदर एल पॉलिंग ने दी और ये वीबीटी की एक्सटेंशन है। और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2 और sp टाइप होती हैं, जिसमें हम तमाम को बारी बारी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले मीथेन की स्ट्रक्चर को देखेंगे कि वो कैसे बनता है। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगी कि किस तरह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और मीथेन का स्ट्रक्चर हमारे सामने बनेगा। आपके सामने कार्बन का एक एटम दिखाया गया है। कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं और ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1s के अंदर, यानी पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद जो दूसरा शेल आ जाता है, दूसरे शेल में हमारे पास 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल होता है। तो दूसरे शेल के s के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद px में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, py में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और pz डियर स्टूडेंट्स खाली होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। अब होता ये है कि कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, एक x में एक y में। अब कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो गौर से सुनिएगा, यहाँ पर इंप्लीमेंट होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ पर होता ये है कि जो s का इलेक्ट्रॉन है, 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके चला जाएगा किसके अंदर? 2pz के अंदर, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देख सकते हैं। तो 2s में भी अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो अब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप इमेज में देख सकते हैं कि अब हमारे पास s में भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया 2s और
2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका हुआ है। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए, यानी कि 2s से 2pz की तरफ लेकर जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? तो इस एनर्जी की एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि जब कार्बन का एटम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जब वो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में होता है, तब वो 2 बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन के साथ वो 2 बॉन्ड बना लेता है, यानी वो अपनी डाइवेलेंसी शो कर लेता है। लेकिन डाइवेलेंसी स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना भी लेता है तो भी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। और ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। इसीलिए वो जो डाइवेलेंट, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ मिला लिए, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम अपने साथ मिला लिए, तो वो डाइवेलेंट था और वो अनस्टेबल था और वो टूट जाता है। जैसे ही बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक इलेक्ट्रॉन जो कि 2s से जंप करके कहाँ चला जाता है? 2pz के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक s के पास, 2px के पास, एक 2py के पास और एक 2pz के पास, तो यकीनन अब कार्बन बॉन्ड बना लेगा। नहीं, कार्बन अभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन क्यों बॉन्ड नहीं बनाएगा? उसकी वजह यह है कि जब आप मीथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, उन तमाम की जो बॉन्ड लेंथ है वो बिल्कुल सेम होती है। अगर वो बॉन्ड लेंथ सेम होती है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2s के साथ अगर एक हाइड्रोजन हम मिला दें तो 2s स्फेरिकल होता है, और बाकी x, y, z के साथ भी एक हाइड्रोजन मिला दें हम, तो बॉन्ड लेंथ में फ़र्क तो आना चाहिए। लेकिन फाइनल जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है मीथेन का, उसमें तमाम बॉन्ड लेंथ्स क्या हैं? सेम है। इसीलिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन का एक और दूसरा कॉन्सेप्ट है वो साइंटिस्ट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया, वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो उसके मुताबिक क्या होगा कि जो s हमारे पास ऑर्बिटल है 2s यानी कि, और 2px, 2py और 2pz यानी एक s और 3p के ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। यानी इनकी शेप्स क्या थी? मुख्तलिफ थी। इनकी एनर्जी क्या थी? मुख्तलिफ थी। तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप मेंटली तौर पे ये डिज़ाइन कर लेंगे ये अब हैं ही नहीं, ख़त्म हो चुके होंगे, और ख़त्म होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। तो जब नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे तो उनकी शेप भी सेम होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल है 1s वो तो रहेगा, उसको तो हमने चेंज भी नहीं किया। पहले शेल का s वैसे ही रहेगा, उसको हमने नहीं चेंज किया क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो जो 2s है वो ख़त्म हो जाएगा और p के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो आपस में मिक्स हो गए, और मिक्स होकर उन्होंने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए जो कि 4 थे। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाएंगे। वेसेपर थ्योरी आपने पढ़ी ही है, वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पोजीशन पर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो कार्बन चूँकि सेंट्रल एटम है और उसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर एडजस्ट कर लेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये किस तरह से कम्बिनेशन करेगा और एटम को अपने साथ जोड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं और एक बॉन्ड फॉर्मेशन को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिखाया गया है जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था उसके पास एक हाइड्रोजन का एटम आता है। हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो अनपेयर्ड है। तो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल यहाँ पर मौजूद जो कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके साथ मिलेगा, ओवरलैप करेगा और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे, और यूँ इनके बीच में क्या हो जाएगी? बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, इसीलिए इसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह आप देख सकते हैं कि बाकी चारों ऑर्बिटल्स के साथ भी अटैच हो चुके हुए हैं हाइड्रोजन, और यूं कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं और मीथेन का स्ट्रक्चर हमारे पास
बन जाता है। मीथेन के इस स्ट्रक्चर की जो ज्योमेट्री होती है उसे टेट्राहेड्रल कहते हैं, और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं 4 कोने हैं उसको टेट्राहेड्रल कहा जाता है। और इसमें जो एंगल पाया जाता है वो है 109.5 डिग्री का। तो यूं हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए बॉन्ड बनाता है। चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल से जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो तमाम के तमाम कौन से बॉन्ड होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और यूँ कार्बन टोटली सेटिस्फाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। ये तो थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और 3 p आपस में मिलते थे। अब हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। आप इथीन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ लगे हुए हैं। तो ये है हमारे पास कार्बन का एटम जिसमें 6 प्रोटॉन होंगे। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2px के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2py के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो डायग्राम में दिखाया गया है, s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s के पास, फिर 2s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2px के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2py के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इसकी नॉर्मल स्टेट है जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, यानी कार्बन ने भी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि ये जब बॉन्ड बनाने लगता है तो अपना s का 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर देगा 2pz में। एनर्जी कहाँ से आएगी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि ये अपना 1s और 2p इन्वॉल्व करेगा और 1p इन्वॉल्व नहीं करेगा। 1p एज इट इज़ कंप्लीट का कंप्लीट ही रहेगा। मिसाल के तौर पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब 1s और 2p हम ख़त्म कर देते हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे, और जितने मिलते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। 1s और 2p मिले यानी px और py, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 1s तो एज इट इज़ रहेगा, उसको कुछ भी चेंज नहीं किया गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहेंगे। अब 2s नहीं ड्रॉ करेंगे हम क्योंकि वो तो हाइब्रिड हो चुका हुआ है, और 2px भी नहीं ड्रॉ करेंगे, 2py भी नहीं करेंगे, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना चुका हुआ है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं हमारे पास, तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये आपका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ हो गया जिसको ब्लैक कलर से शो किया गया है। और चौथा जो pz था उसने तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ही नहीं लिया, तो वो तो कंप्लीट होगा। तो ये आपका कंप्लीट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी ड्रॉ किया गया है जिसका कलर है ग्रीन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हुई एक कार्बन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इथीन के अंदर 2 कार्बन है, तो दूसरी कार्बन के साथ भी सेम यही प्रोसेस हुआ। तो आपके सामने दूसरी कार्बन भी हाइब्रिडाइज्ड करके दिखाई गई है इस तरह से। तो ये 2 कार्बन है हमारे पास। अब 2 कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? एक के पास 3 और दूसरे के पास भी 3, और उनका जो 2pz ऑर्बिटल है ग्रीन कलर का शो किया गया है, उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो वो तो कंप्लीट होगा। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक कार्बन इसका और एक कार्बन इसका, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, आपस में ओवरलैप होंगे, ओवरलैप करके अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ, और ये दोनों ऑर्बिटल स्टेबल हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास डायग्राम बनेगी। तो ये दोनों एटम्स ने अपने अपने ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर दी और बीच में बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड कौन सा बना? यकीनन सिग्मा बॉन्ड बना। ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है और दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है। उसके बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ 2-2 क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब यहाँ पर इथीन का स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, लेकिन एक बॉन्ड रह गया जो कि डबल बॉन्ड था, वो लगा हुआ था। तो डबल बॉन्ड
जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं, तो वो दोनों एटम्स के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपस में न्यूक्लियस से ऊपर करके या न्यूक्लियस से नीचे करके ओवरलैप कर जाएंगे, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है ये दोनों न्यूक्लियाई के या तो ऊपर मौजूद होगी या नीचे मौजूद होगी। ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है और आसानी से टूट जाता है। कोई भी दूसरी स्पीशी जो इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो इस पर अटैक करती है और आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को ले जाती है। तो इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ये क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। और यूँ जो हमारे पास एथीन का स्ट्रक्चर आया, इसकी जो शेप है वो शेप क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। इसमें जो एंगल पाया जाता है वो एंगल 120 डिग्री, तकरीबन 121.3 डिग्री एंगल जो है वो मौजूद होता है, और ये बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो यूँ कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए, और हर चीज़ बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये यूज़ हुए थे बॉन्ड बनाने में, और 4 के 4 बॉन्ड को हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। अब हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो यकीनन इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आएगा वो इथाइन का स्ट्रक्चर आएगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड मौजूद होंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो यकीनन एक s और एक p इन्वॉल्व होगा आपस में मिक्स होने के लिए, और 2p यानी कि py और pz ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास एक कार्बन का एटम है, इसमें 6 प्रोटॉन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई गई है। इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, यानी कार्बन ने अभी बॉन्ड नहीं बनाया। इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2s में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2px में 1, 2py में 1 और 2pz खाली होगा। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको बता चुका हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे आप, s से कहाँ जाएगा, वो 2pz के अंदर। एनर्जी कहाँ से आई मैं आपको बता चुका हूँ। अब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर अप्लाई होगी, चूँकि बॉन्ड लेंथ का फ़र्क होता है और यहाँ पे SH बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। कार्बन को ऐसे ऑर्बिटल्स की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से फिजिबिलिटी हो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो इस सूरत में बॉन्ड फॉर्मेशन की फिजिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक s और एक p हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे, जितने मिले, 2 मिले तो 2 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और 2 क्या होंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस और उसमें पहला शेल, हम उसको तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ चुके हुए हैं, दोनों को हमने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। एक आपके राइट साइड पर है और एक आपके लेफ्ट साइड पर है। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं यानी 2pz, उसको ऑरेंज कलर में ड्रॉ किया गया है, और दूसरा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2py जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था उसको ग्रीन कलर का दिखाया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक कार्बन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो इसी तरह दूसरे कार्बन एटम के अंदर भी हुई होगी। तो वो दूसरा कार्बन का एटम भी आपके सामने शो किया गया है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं दोनों के पास, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और 2 ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो सबसे पहले दोनों कार्बन आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो डायग्राम के अंदर देखें कि दोनों एटम्स ने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस्तेमाल किया, ओवरलैपिंग की और अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर करके आपस में बॉन्ड बना लिया, और ये बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। एंड देन जो इसके ऑपोजिट साइड पर मौजूद हैं हमारे पास और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उन्होंने हाइड्रोजन के साथ कम्बिनेशन किया और दोनों तरफ क्या आ चुका हुआ है, हाइड्रोजन आ चुका हुआ है। अभी तक जो स्ट्रक्चर बना वो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और उनके साथ एक एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है।
अब हम देखते हैं कि जो दो बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान मजीद आएंगे, जिसे पाई बॉन्ड कहेंगे, वो कहाँ से आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो चुका हुआ है कि आपके सामने जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं, जो कि ऑरेंज कलर का है, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का 2pg अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक है 2py जो कि ग्रीन कलर का दिखाया गया है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, यानी इसका ऑरेंज 2pg इसके ऑरेंज 2pg ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाएगा, और इसका ग्रीन 2py और इसका ग्रीन 2py ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाएगा। और यूं जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है, इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों न्यूक्लियर के ऊपर मौजूद होती है और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और ये दोनों हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और यूँ हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर बनता है इथाइन का। इथाइन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है, और इसमें जो एंगल पाया जाता है वो है 180 डिग्री। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस तरह से कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बनाता है और 4 वैलेंसी को किस तरह से वो पूरा करता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने का ट्रिक क्या है। अब देखिए, आपको समझ तो आ गया, लेकिन अंदाज़ा नहीं होता कि किस एटम के अंदर, लाइक मैं आपको कहता हूं कि IF7 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है, वाटर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, H2O के अंदर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यकीनन फ़ौरन बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसको हल करके फिर आइडिया होता है। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें आप फौरी तौर पे फाइंड करके बता देंगे, 1 मिनट से पहले बता देंगे कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई है। तो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टे ट्यून्ड विद स्मार्ट तालीम। खुदा हाफिज़।